हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कक्षा 10th का अध्याय नंबर 5, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो ये पढ़ रहे थे जिसके अंदर क्या थे, बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने तत्वों को क्या आवर्त सारणी के अंदर वर्गीकृत करने की अपनी कोशिश कर रहे थे। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया डोबे राइनर के ट्रिक के बारे में। तो डोबे राइनर सर ने बताया था कि जब हम किसी तीन एलिमेंट को लेते हैं तथा उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं या आरोही क्रम में रखते हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि जिस तीनों को जब आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो पहली बात उन तीनों को उन्होंने क्या बोला, त्रिक बोला था, इसलिए हम बोलते डोबे राइनर का त्रिक। तो तीन एलिमेंट्स लिए थे, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि उन्होंने डोबे राइनर का एक त्रिक था लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये एक डोबे राइनर का त्रिक था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो इन तीनों एलिमेंट्स के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। फिर उन्होंने क्या बताया कि जब पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जब आपस में जोड़ के उसका एवरेज निकाला जाता है, उसका औसत निकाला जाता है, और वह औसत बीच वाले परमाणु के तत्व के बराबर होगा, बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो डोबे राइनर सर ने क्या बताया कि जो पहला तत्व जो होगा और जो तीसरा तत्व होगा उसके परमाणु द्रव्यमान को आपस में जोड़ के उसका जब एवरेज निकाला जाता है, और वो एवरेज बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन सर डोबे राइनर का ये जो सिद्धांत है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्या गलत साबित हुआ, क्योंकि उस समय मौजूद जितने भी तत्व एलिमेंट्स थे 25 थे, तो उसमें से केवल वो 9 तत्वों को ही त्रिक बना पाए, 9 तत्वों को ही त्रिक बना पाए, मतलब 3 त्रिक बना पाए, 3 तत्वों के कितने तत्व एलिमेंट्स हो गए, 9 हो गए। उसको ही वो इस आवर्त सारणी के अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार व्यवस्थित कर सका, बाकी वालों को नहीं कर सका। तो वहां पर उसका सिद्धांत क्या हो जाता है, वो वहां पर उसका सिद्धांत खराब हो जाता है, उसकी मतलब वो लागू नहीं हो पाता है, उसका सिद्धांत कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। तो फिर एक नए वैज्ञानिक आए जिसके बारे में हम पढ़ने वाले, जिनका नाम क्या है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड जो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने फिर से तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर वर्गीकृत करने की कोशिश की थी। उन्होंने आते ही क्या किया कि उन जितने भी जब न्यूलैंड ने अपना आवर्त सारणी देने की कोशिश की, तो उस समय लगभग 56 तत्व मौजूद थे, 56 तत्व क्या थे, मौजूद थे। तो उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से लेके अंतिम तत्व जो 56वां तत्व थोरियम था, उन सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में क्या कर दिया, व्यवस्थित किया। तो न्यूलैंड साहब क्या थे कि वो थोड़े संगीत के बारे में भी क्या थे, जानकार थे, उनको संगीत के बारे में भी क्या था, पता था। तो उन्होंने हमारे भारतीय संगीत स्वर जो कि स रे ग म प ध नि, उनसे उनको कॉन्सेप्ट को रिलेट किया, आपस में जोड़ के अपना कॉन्सेप्ट बनाया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सन 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिसका पूरा नाम क्या है, जॉन न्यूलैंड्स ने जितने भी ज्ञात तत्व कितने थे, 56 तत्व ज्ञात थे, तो उन सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तो यहाँ देखो सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इन लगातार ऐसे उसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर यहाँ से फिर से बढ़ता जा रहा है, ये भी ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सारे तत्वों को व्यवस्थित किया। उन्होंने शुरू कहाँ से किया, तो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन से शुरू किया, वे अंतिम तत्व 56वें तत्व थोरियम तक इन सभी तत्वों को वे क्या किया, व्यवस्थित किया। इस क्रम में बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम में क्या किया, सभी तत्वों को व्यवस्थित किया। फिर उन्होंने क्या, जब उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार, जब उन्होंने क्या किया कि तत्व के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण जो कि पहले तत्व के समान थे। जब न्यूलैंड्स ने क्या किया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, तो उन्होंने पाया कि जो 8वां तत्व है उसके गुण है ना, वो पहले तत्व के समान थे। तो उन्होंने इस गुण को उन्होंने संगीत के स्वर से जोड़ा। जैसे कि हमारे भारतीय संगीत के अंदर स्वर कौन से होते हैं, सा रे ग म प ध नि। वापस आगे कौन सा आएगा, फिर से सा रे ग म प ध नि, फिर से कौन सा आएगा, सा।
तो हमारा ये सा रे ग म प ध नि के बाद में फिर क्या आ जाता है, सा। तो ये 8 होता है, पहले ये शुरू होता है और वापस ये 7 पूरा होने के बाद फिर कौन सा 8वां वापस आ जाता है, स आ जाता है। मतलब ऐसे उन्होंने बताया कि जब तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये 7 हो गए, वापस 8वां कौन है, फ्लोरीन। तो ये पहले के और 8वें तत्वों का आपस में गुण धर्म क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि ये जो पाश्चात्य संस्कृति के समय के वाले स्वर हैं जो कि डो रे मी फा सो ल टी, लेकिन हमारे भारतीय संगीत स्वर कौन से, सा रे ग म प ध नि। तो जैसे कि इस सा रे ग म प ध नि, देखो सा रे ग म प ध नि के बाद वापस अगला कौन सा आएगा, सा आएगा। तो वैसे ही उन्होंने बताया कि जैसे कि हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद वापस 8वां कौन सा आएगा, फ्लोरीन आएगा। तो इस पहले और इस 8वें तत्व के आपस में गुण क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कि सारे गामा पाधानी के बाद वापस सा आ जाता है, मतलब ये सा और ये 8वां सा क्या हो गया, समान हो गया। उसी प्रकार ये तत्व तथा इस पहले के बाद जो 8वां तत्व आएगा उसके गुण क्या होंगे, समान होंगे। इसमें ये जरूरी नहीं है कि यहीं से शुरू करें 1 2 3 4 और फिर 8 आएगा उसके समान होगी। हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि यहाँ हम इसको फर्स्ट मान ले कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके इस बेरिलियम और मैग्नीशियम के आपस में गुणधर्म क्या हो गए, समान हो गए, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट शुरू होता है 8 पर ये आता है, तो इसके गुणधर्म क्या हो गए, समान हो गए। उसी प्रकार में इसको भी फर्स्ट मान लूँ तो ये फर्स्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये फर्स्ट ईयर 8 कौन सा है, ये। तो इन दोनों के आपस में गुण क्या हो गए, समान हो गए। तो न्यूलैंड ने क्या किया कि पहले तो जितने भी तत्व खोज हुई थी इन सब के तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया, आरोही क्रम में क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। फिर उन्होंने पाया कि जो 8वां तत्व है उसके गुण जो पहले तत्व है क्या पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने किससे रिलेट किया, भारतीय संगीत से, स्वर से रिलेट किया। और इसलिए इसमें कितने स्वर होते हैं, 8 होते हैं। तो इसलिए इस नियम का नाम, सिद्धांत का क्या रख दिया, अष्टक का नियम। तो इसकी तुलना, इस सिद्धांत की तुलना जो किसने बताया था, न्यूलैंड ने बताया था। न्यूलैंड ने क्या बताया था कि पहले 8वें तत्व के गुण है वो पहले तत्व के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस सिद्धांत की तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से की, संगीत के अष्टक से की। ये जो संगीत है इसका 8वां वापस अक्षर कौन सा आता है, सा आता है, उससे की। इसलिए सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया, अष्टक का सिद्धांत कहा गया। इसलिए इसको क्या गया, अष्टक का सिद्धांत कहा गया। इसके अंदर जैसे कि इसमें बोल रहे हैं कि लिथियम व सोडियम के गुण क्या है, समान है। एग्जाम्पल देखे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिथियम कौन है, ये वाला लिथियम है, और इसके सोडियम ये है, इन दोनों के आपस में गुण समान है। तो ये न्यूलैंड क्या बता रहे हैं कि पहले तत्व के गुण जो 8वें तत्व के समान होते हैं, या फिर 8वें तत्व के गुण वो पहले तत्व के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पहला तत्व कौन है, लिथियम है। तो लिथियम के पहला है तो 8वां कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन हो गया, सोडियम हो गया। इसलिए लिथियम में सोडियम के गुण क्या हो गए, समान। इसी प्रकार इन कॉलम को हम जब देखेंगे तो हर एक कॉलम के नीचे वाला तत्व उसके लिए कौन सा तत्व होगा, 8वां होगा। मतलब ये पहला होगा तो इसके लिए 8वां कौन सा होगा, ये वाला होगा। अगर मैं इसको पहला मान दो, इसका 8वां कौन सा होगा, ये होगा। इसका मतलब जो एक ग्रुप में आने वाले ये सारे अपने अपने ग्रुप में आने वाले तत्व क्या हो गए, हर एक के लिए पहला और 8वां है। इसका मतलब सभी के आपस में गुणधर्म क्या है, समान है। इसका मतलब इसके सारों गुणधर्म समान होने चाहिए, इनके भी समान होने चाहिए, इनके भी समान, ये सब आपस में क्या होने चाहिए, एक दूसरे के समान गुण वाले होने चाहिए। ये न्यूलैंड का कौन सा है, अष्टक का नियम है। तो आपको पता चल गया जिस प्रकार जो डोवेनेयर के ट्रिक थे वो सफल नहीं हो पाए, ठीक है ना। उसी प्रकार जो न्यूलैंड ने का अष्टक नियम था उनमें भी कुछ कमियां थी, जिसके कारण ये भी क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। तो उसकी कमियां क्या थी, तो सबसे पहले बात ये समझ सकते हैं कि डोवेनेयर ने जब अपनी ये आवर्त सारणी या ये जो इस प्रकार से समझाने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया कि इस प्रकृति में लगभग 56 तत्व, 56 तत्व ही पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रकृति में और तत्व नहीं पाए जाते हैं। इसलिए अपनी उन्होंने सारणी के अंदर सारे तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया कि बाद में अगर तत्व मिल भी जाए तो उसको वहां रखने की जगह भी नहीं छोड़ी।
तो ये बात गलत साबित होगी। उन्होंने बोला कि इस प्रकृति में 56 तत्व है, 56 तत्व पाए जाएंगे, इसके अलावा और तत्व नहीं मिलने वाले। लेकिन उनके बाद बहुत सारे तत्व मिले। आज की मौजूद आवर्त सारणी को जब हम देखते तो इसके अंदर 118 तत्व मौजूद है। तो उन्होंने 56 बताया था, लेकिन 118 तत्व मिले हैं ना, क्योंकि वैज्ञानिक तो लगातार क्या कर रहे हैं, रिसर्च करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, एलिमेंट मिल जाते हैं। तो ऐसी की स्थिति में उनका ये बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई। फिर उन्होंने क्या बताया कि ये नियम है ना, जो उन्होंने बताया कि अष्टक का नियम कि हर एक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व से मिलता है, ये बात केवल कैल्शियम तक सभी बात को सही सही लागू हुई। उसके आगे उसकी बात क्या होने लग गई, गलत साबित होने लगी। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था वो आगे लागू नहीं हो रहा है। फिर अगर उन तत्वों को आगे पीछे करके रखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आवर्त सारणी क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो इस न्यूलैंड का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, सिद्धांत दिया था कि 8 तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं, ये बात कहाँ तक लागू होती है, कैल्शियम तक। हल्के तत्व कैल्शियम तक लागू होती है, हीलियम से शुरू होके कैल्शियम तक, तो उसकी बात सही सही लागू हो रही है। उसके बाद उसका जो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, गलत साबित हो रहे हैं। ये जो अभी मैं बता रहा हूं, ये सारी न्यूलैंड के अष्टक की क्या है, कमियां हैं। क्यों गलत साबित हुआ, क्या कमियां थी जिसकी वजह से वो गलत साबित हुआ, वो कमियां बता रहा हूं। तो पहली कमी तो आपको पता चल गई कि न्यूलैंड का जो उनके दिमाग में था कि अब प्रकृति में इतने ही तत्व होंगे और तत्व नहीं पाए जाएंगे, लेकिन प्रकृति में नए तत्व और आ गए थे। तो पहली बात उसकी वो गलत साबित होगी। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जितने भी तत्व हैं उन सबको जब आरोही क्रम में रखा तो उन्होंने क्या बताया था कि जो 8वां तत्व है उसका गुण जो पहले तत्व के क्या मिलते हैं, समान मिलते हैं। लेकिन ये बात कहाँ तक लागू हुई, केवल कैल्शियम तक लागू हुई, आगे वाले तत्वों के लिए ये बात लागू नहीं हो रही। तो ये बात उसके लिए यहाँ पर भी खराब हो गई। उन्होंने 56 तत्व जो खोज रखे उनको भी सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाया। फिर उन्होंने क्या बताया, अब उन्होंने अपनी सारणी में एक तो जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने क्या बोल दिया कि 56 तत्व ही हैं और तत्व नहीं पाए जाएंगे। तो उन्होंने नए तत्वों के लिए सारणी में क्या नहीं छोड़ी, जगह नहीं छोड़ी। तो बाद में जो भी नए तत्व खोजे गए, पाए गए, उन तत्वों को जब इस आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने की कोशिश की तो ये सारणी क्या होने लगी, गड़बड़ होने लगी। इस सारणी के अंदर जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया वो क्या क्या होने लगा, गलत होने लगा, सही से लागू नहीं हो रहा था। जैसे कि जब न्यूलैंड ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था उस समय नोबेल गैसों का खोज नहीं हो पाई थी। जैसे नोबेल गैसों की खोज हुई तो जैसे कि हीलियम की खोज होगी, तो हीलियम को जैसे ही इन्होंने जैसे को हाइड्रोजन हीलियम को कहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए भाई। इसके बाद उसका परमाणु द्रव्यमान देखे तो हीलियम का आ रहा था, हीलियम को मैंने यहाँ रख दिया। जब हीलियम को यहाँ रख दिया तो इस लिथियम को कहाँ पर डालना पड़ेगा, आगे डालना पड़ेगा भाई। जैसे कि हाइड्रोजन के बाद जैसे ही लिथियम तो था पहले, जब न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया उस समय नोबेल गैसों की क्या नहीं हो रखी थी, खोज नहीं हो रखी थी। जैसे ही खोज हुई तो हीलियम की खोज होगी, क्योंकि ये निष्क्रिय गैसें थी, इसलिए उसको आसानी से खोज पाना क्या नहीं है, सफल नहीं होता। क्योंकि निष्क्रिय गैसें किसी से अभिक्रिया करती तो नहीं है, इसलिए आसानी से नहीं मिली, बाद में मिली। तो बाद में मिली तो जब उसको आवर्त सारणी के जिसके अंदर न्यूलैंड के अष्टक की जो सारणी दी गई उसको अंदर रखा गया, तो इसको कहाँ रखेंगे, हीलियम को तो हम यहाँ रखेंगे, हाइड्रोजन के बाद रखेंगे, हाइड्रोजन के बाद तो लिथियम है, इसका मतलब इस लिथियम को आगे डालना पड़ेगा, हीलियम को यहाँ रखना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे रखूंगा तो हीलियम यहाँ आ जाएगा, लिथियम यहाँ चला जाएगा, बेरिलियम यहाँ आ जाएगा, बोरॉन यहाँ आ जाएगा, कार्बन इसके आगे आ जाएगा, नाइट्रोजन इसके आगे आ जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और फ्लोरीन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब जो इसने अष्टक का नियम दिया था वो क्या हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। उसके नीचे इसको बीच में डालेंगे तो ये सारे तत्व आगे आगे हो जाएंगे। फिर ये 8वें तत्व का गुणधर्म समान नहीं होगा, 9वें तत्व का गुणधर्म क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। तो ये भी उसके लिए एक कमी थी। और क्या था कि सारणी में तत्वों को समझ स्थापित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक स्थान पर रख दिया बल्कि असमान तत्वों को भी एक स्थान पर रख दिया। अब सारणी उन्होंने जो अष्टक का नियम दिया उन्होंने क्या बोला कि हर एक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान हो रहा है। जब ये बात सही साबित नहीं, इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को, इस सिद्धांत को सही करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे तत्व जिसके गुणधर्म समान है ही नहीं, उन तत्वों को भी क्या रख दिया, एक साथ एक कॉलम में रख दिया। जैसे कि ये कोबाल्ट व निकल ऐसे तत्व हैं, इसका मतलब इस तत्व इस वर्ग में पाए जाने वाले सारे तत्वों के आपस में गुण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। लेकिन कोबाल्ट व निकल ऐसे तत्व हैं जो इन बाकी वाले तत्वों से गुणधर्म समान नहीं रखते हैं, और इन दोनों को एक साथ एक ही कॉलम में रख दिया, जबकि सारे कॉलम में एक एक एलिमेंट्स रखा है, जबकि इस एक ही कॉलम में कितने एलिमेंट्स रख दिए,
दो एलिमेंट रख दिए, और वो भी कैसे रख दिए, जिनके गुण धर्म मेल भी नहीं खाते हैं। तो ये सारणी कैसे होगी, यहाँ पर गलत, इसको गलत साबित होगी। जैसे कि इसमें अगर इस कोबाल्ट और निकल की बात करो तो इस कोबाल्ट और निकल के गुण धर्म ज्यादा किससे मिल रहे हैं, इस एपी से मिल रहे हैं, जबकि एपी को यहाँ रख दिया और कोबाल्ट को कहाँ रख दिया, निकल को यहाँ रख दिया। रखना कैसे चाहिए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना चाहिए, जबकि एक इस कोने में दूसरा इस कोने में दिख रहा है। तो यहाँ पर भी इसका ये नियम क्या हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। और क्या हुआ, नोबेल गैसों की खोज के बाद अष्टक का सिद्धांत क्या हो गया, अप्रासंगिक हो गए। तो ये मैंने बता दिया कि नोबेल गैसों की जैसे ही खोज शुरू हुई तो इन नोबेल गैसों की खोज शुरू होने के बाद इसको जब इस सारणी के अंदर ऐड किया गया तो इसका जो कि इसका जो अष्टक का नियम है वो अप्रासंगिक होने लग गया। मतलब उन्होंने बोला कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। जैसे नोबेल गैसों का रखा 8वें तत्व के नहीं हो रहे, फिर 9वें तत्व के क्या हो रहे हैं, पहले तत्व के गुण समान हो रहे हैं। ये 8 की जगह कितने हो गए, ये 9 हो गए, ठीक है ना। तो ये 8 9वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान हो रहे हैं। अष्टक का नियम यहाँ पर क्या हो गया, ये फेल हो गया। इसलिए न्यूलैंड भी इस सारणी को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाए। और न्यूलैंड की सबसे बड़ी कमी ये थी, उन्होंने बोला कि ये 56 तत्व ही पाए जाएंगे प्रकृति में, इसलिए उन्होंने अपनी सारणी के अंदर कोई नए तत्वों के लिए जगह नहीं छोड़ी। इसलिए जब नए तत्वों के सारणी में ऐड करने लगे तो ये सारणी, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो उसका क्या होने लगा, गड़बड़ होने लगे, ये सारणी गलत सिद्ध होने लगी। इसलिए न्यूलैंड क्या नहीं पाया, न्यूलैंड भी अच्छी तरीके से इस अवसारणी को सही व्यवस्थित नहीं कर पाया और उनका अपना कॉन्सेप्ट गलत सिद्ध हो गया। हालांकि उस समय जब ये सारणी दी गई तो बहुत काफी समय तक इस सारणी को सही माना गया, लेकिन जैसे ही इसका कॉन्सेप्ट गलत सिद्ध होने लगा, नए तत्व खोज होने लगे, तब इसको ऐड नहीं कर पा रहे थे, तो ये अपना आप ये सारणी क्या सिद्ध हो गई, गलत सिद्ध हो गई। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि न्यूलैंड ने जो अष्टक का नियम दिया था वो किस प्रकार से उसका कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने जो बातें बताई थी वो सारणी के अंदर कितने समय तक लागू रही और कितने तत्व तक लागू रही, उसके बाद कैसे गलत हो गई। कैल्शियम तक इनकी बात सही है, आगे उसकी बात क्या साबित हो रही है, गलत हो रही है। सारे तत्व जो कैल्शियम के बाद अगर हम देखेंगे तो तत्वों के क्या है, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा गया, लेकिन उनके गुण द्रव्य आपस में सही से समान नहीं मिल रहे हैं। किसी किसी कॉलम में एक की जगह दो दो तत्वों को ऐड कर दी, और वो भी कैसे, जिनके गुण द्रव्य आपस में समान नहीं है, फिर भी उनको ऐड कर दिए। तो ये अपना सारणी आगे क्या सिद्ध होने लगी, गलत सिद्ध होने लग गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, न्यूलैंड का अष्टक नियम समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार अगला हम पढ़ेंगे फिर से। तब तक इस वीडियो को साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।